नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी पर आपका स्वागत है। मैं आपका अपना गोविंद कुमार आपका वेलकम करता हूं A to Z स्टडी पर। और मैं आशा करता हूं कि ज्योग्राफी की सीरीज़ आपके लिए लाभकारी होगी और या हो रही है, और आप पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा आनंदित हो रहे हैं मेरी क्लासेस को, सभी क्लासेस को, चाहे वो हिस्ट्री के या पॉलिटिकल के। हमारे पास सारे का सारा स्टाफ ग्रेजुएटेड है। आपने देखा भी होगा, बढ़िया से बढ़िया स्टाफ है, बोलने का, लिखने का, जो भी है। मेरी राइटिंग बुरी हो सकती है, लेकिन सभी टीचर्स की राइटिंग बुरी नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन इनकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी। एनटीपीसी क्लास के लिए हमने बात कर रखी है सर से। जैसे ही एनटीपीसी का वो क्लियर होता है तो 5-6 घंटों की एनटीपीसी यानी इंडियन ज्योग्राफी, विश्व ज्योग्राफी, विश्व इतिहास, विश्व भूगोल, जो भी है, जितना भी एनटीपीसी का सिलेबस है आपका कवर कर दिया जाएगा। चाहे साइंस का है, चाहे हिंदी का है, जितना भी सिलेबस देख के पॉइंट टू पॉइंट बांट के आपको कह दिया जाएगा। चलते हैं आगे। तो अपन कह रहे थे कि पिछली जो क्लास छोड़ी थी उसके अंदर अपने क्या किया था, क्वेश्चन किया था मित्रों कि अरावली व थार के मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। थार को 2 भागों में बांटती है। तो सभी यानी कि जितने भी बच्चों ने देखी वीडियो, सभी ने लगभग सही उत्तर दिया है। 500 mm बांटती है। कौन सी बांटती है? 500 mm। देखो 50 सेंटीमीटर अपने कह रहे थे, तो 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं? 10 mm होते हैं। 10 mm तो 50 में कितने हो जाएंगे? 500 हो जाएंगे। तो 500 mm। ये फर्स्ट ग्रेड 2015 का क्वेश्चन है। फर्स्ट ग्रेड 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। पहले पेपर में आया था ये प्रश्न। ऐसे नहीं है कि ज्योग्राफी वालों के लिए आया, लेकिन पहले पेपर में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। अब अपने आगे चलते हैं। अगली क्लास, थार के मरुस्थल का भौतिक विभाजन। थार के मरुस्थल का भौतिक विभाजन कि थार के मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया है। सिर्फ थार के मरुस्थल को। राजस्थान को तो 4 भागों में बांट रखा है अपने, पहले ही आपने बात कर ली थी कि अरावली है, थार है, पूर्वी मैदान है और हाड़ौती का प्रदेश है। दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी यानी उत्तरी पूर्वी जो मैदान है आपका हाड़ौती, उसको बांट रखा है अपने, ठीक है। लेकिन अपने थार की एक सीरीज चला रखी है। थार में कोई प्रश्न गलत नहीं होगा अब की बार थार से, ठीक है। तो थार के मरुस्थल का भौतिक विभाजन कितने भागों में है? तो थार के अपने यहाँ इसकी साथ साथ में ये आप बोलते ही रहा करो, कितना है इसका क्षेत्रफल, ठीक है। और इसमें जनसंख्या कितनी निवास करती है? 40%। इसे बारी बारी बोलोगे, जितनी बार बोलोगे उतनी बार ज्ञात होगा। तो थार के मरुस्थल को 2 भागों में बांटा जाता है। पश्चिमी शुष्क रेतीला मैदान, पूर्णतः जो शुष्क है वो वाला भाग, पूर्णतः जो शुष्क है वो वाला भाग, ठीक है। पश्चिमी रेतीला शुष्क या थार, यहाँ कई किताबों में थार भी लिख रखा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। पश्चिमी तो है ही, ठीक है। और अर्ध शुष्क थार प्रदेश, ठीक है। क्या कि राजस्थान को थार को भौतिक स्वरूपों के आधार पर कितने भागों में बांट लिया? 2 भागों में। कितने भागों में बांट लिया? 2 भागों में बांट लिया। एक तो है शुष्क, पूर्णतः शुष्क, और एक है अर्ध शुष्क, ठीक है, अर्ध शुष्क मैदान। चलो चलते हैं आगे। अब इससे क्या हुआ, यहीं बांट लेते हैं अपने। इसे भी 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों में? 2 भागों में, ठीक है। एक तो है बालू का स्तूप होता है ना, ढेर बड़े बड़े टिल्ले तो सभी में पाए जाते हैं, लेकिन इसको स्पेशली 2 को बांटा गया। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, बालू का स्तूप मुक्त का मतलब है कि उसके अंदर है नहीं, मुक्त प्रदेश। और एक है, मैं यहाँ शॉर्ट लिख देता हूँ, शॉर्ट फॉर्म, बालिका स्तूप युक्त प्रदेश। कौन सा है? युक्त प्रदेश। यानी इसमें तो बालू का स्तूप है, इसमें बालू का स्तूप नहीं है। यानी कि टिल्ले तो हैं लेकिन बालू का स्तूप नहीं है। टोन नहीं बनते, बड़े बड़े टनल्स, जैसे मान लो कि डोन्स जो होते हैं, यानी कि क्या कहते हैं उनको, गुमंदाकार पहाड़ियाँ टाइप, हाँ, टिल्ले दोहरे, वो नहीं बनते, ठीक है। तो यहाँ बनते हैं। यहाँ क्या होते हैं? बनते हैं, चाहे वो कैसे भी हों, चाहे बरखान हो, चाहे मान लो पैराबोलिक हो, सबर काफिज हो, तारा हो, नेटवर्क हो, वो यहाँ बनते हैं, लेकिन यहाँ नहीं बनते। इनका भी प्रतिशत है मेरे साथियों। पिछली बार क्वेश्चन में पूछ लिया था कि कितने प्रतिशत बालिका मुक्त क्षेत्र है। तो बालिका मुक्त जो क्षेत्र है, बालू का मुक्त जो क्षेत्र है वो कितना है? 41.50। और बालू का मुक्त युक्त जो क्षेत्र है वो कितना बच गया? 48.50।
50। ये इसी का है, इसी को 100 मान के कर लिया इन्होंने कि इस भूभाग को 100 मान के किया, इस भूभाग को 100 मान के किया तो कितना हो गया कि 41.50 तो क्या है मुक्त है और 48.50 सॉरी भाई 48.50 1 2 3 100 ठीक है मुक्त प्रदेश युक्त प्रदेश है। इसे भी फिर इन्होंने बांट लिया और इसे बांट लिया इन्होंने 4 भागों में। कितने भागों में बांट लिया? 4 भागों में बांट लिया। ठीक है 4 भागों में बांट लिया। तो पहला है घग्गर बेसिन, घग्गर बेसिन। दूसरा है शेखावटी क्षेत्र। ठीक है। तीसरा है नागौर की उच्च भूमि, नागौर की उच्च भूमि। और जो चौथा है वो है लूणी। कौन सा है? लूणी प्रदेश या गोडवाड़ प्रदेश भी कहते हैं इसे, तो अपने लिख ही लेते हैं गोडवाड़ प्रदेश। ठीक है। तो इसे भी 4 भागों में बांटा। इससे कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। और जो अर्ध शुष्क है उसे कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। और इसे कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। ठीक है। तो थार के मरुस्थल का भौतिक विभाजन पश्चिमी शुष्क रेतीला मैदान, ठीक है, और पश्चिमी अर्ध शुष्क थार का प्रदेश या रेतीला मैदान, उसे 4 भागों में घग्गर बेसिन, शेखावटी, नागौरी और नागौर की उच्च भूमि बोलते हैं, बांगड़ प्रदेश भी बोला जाता है। ठीक है। लूणी प्रदेश, गोडवाड़, और इधर बालूका मुक्त 41.50, बालूका युक्त 58.50 है 58.50। ठीक है। ये भूभाग पाए जाते हैं। चलो आगे चलते हैं अपने कि आगे और क्या है। पहले करते हैं बालिका मुक्त क्षेत्र, बालूका मुक्त क्षेत्र, बालूका मुक्त क्षेत्र, बालूका मैं अलग अलग लिख देता हूँ। बालू का मतलब है रेत का स्तूप, बालू का स्तूप। स्तूप का मतलब टीला होता है कि जैसे ये है ऐसे, ये बालू का स्तूप। रेत का स्तूप, स्तूप का मतलब गुमंदाकार भाग, गुमंदाकार। जरूरी नहीं है कि बालू का ही बने, कई बार ईंटों का भी बना दिया जाता है, ऐसे गोल ईंटें खड़ी हैं उसे भी गुमंद कह सकते हैं, उसे भी स्तूप कह सकते हैं आप। महात्मा बुद्ध की जितनी व्यस्तियाँ वो स्तूपों में रखी गई हैं, आपको पता ही है। पिरामिड भी एक स्तूप का ही प्रकार है, जो गोल आकृति का होता है, जो स्तूप कहा जाता है। जो मान लो कि त्रिकोणा होता है उसे पिरामिड कहते हैं, जिसके 3-4 कोने होने चाहिए। कई 3 होते हैं, 4 होते हैं, कईयों में 6 भी होते हैं, 6 त्रिकोणीय मिट्टी होती है। ठीक है। और कई जो मान लो कि बिल्कुल तिखे होते हैं और उन पे क्या होता है गर्भ गुफा एक बनाई होती है, उसे मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदिर। और जो स्तूप नुमा होते हैं, गुमंदाकार होते हैं, उसमें धार्मिक भावना से देखें तो उन्हें क्या कहते हैं? मस्जिद भी कह सकते हैं, मकबरा भी कह सकते हैं। तो मेरे साथियों चलते हैं आगे। अब देखो ये है अपना राजस्थान, ये क्या है? राजस्थान। और ये राजस्थान का है थार। ये क्या है? राजस्थान का थार। इधर वाला है थार। ठीक है। और ये है जैसलमेर, ये है जोधपुर और ये है बाड़मेर। ठीक है। तो ऐसे, ठीक है, ठीक है जी। तो जैसलमेर के पोखरण से, जैसलमेर का पोखरण, जोधपुर का फालोदी, फालोदी गांव है ना, फालोदी गांव, ठीक है, फलोदी या फालोदी गांव, और बाड़मेर का बालोतरा, बालोतरा, बालोतरा। एक त्रिकोणमिति क्या बनाते हैं? एक त्रिकोणमिति क्या बनाते हैं? यूं। तो पोखरण, फलोदी और बालोतरा, ये वाला जो भाग है यहाँ क्या है? मुक्त क्षेत्र है। कौन सा है? मुक्त क्षेत्र मिलता है। यहाँ क्या है? मुक्त क्षेत्र मिलता है, यानी कि वहाँ क्या होते हैं? बालू का स्तूप नहीं बनते, बालू का स्तूप नहीं बनते हैं। कितना? 41.50% है। ठीक है। अब बालू का स्तूप नहीं बनते तो ये कौन सा मरुस्थल है? ये है मेरे साथियों चट्टानी मरुस्थल। कौन सा है? चट्टानी या पथरीला मरुस्थल है। कौन सा है? पथरीला मरुस्थल। ठीक है। और इसे कहा गया है, किसे? इस मरुस्थल को कहा गया है हमादा।
हमादा मरुस्थल। सीधा आएगा कि हमादा मरुस्थल किसे कहते हैं, तो चट्टानी या पथरीले मरुस्थल को कहते हैं, जिसमें चट्टान या पथरीले हैं थोड़े थोड़े, मान लो बजरी टाइप है, ठीक है कहाँ पर, पोखरण से फलोदी, फलोदी से बालोतरा या जैसलमेर से जोधपुर, जोधपुर से बाड़मेर की एक त्रिकोणमितीय श्रृंखला है। इसके अंदर जालोर भी है, यहाँ जालोर, जालोर, हाँ थोड़ा हल्का जालोर भी है यहाँ, जालोर, जालोर वाला भाग है ना ये वाला, ये वाला, ठीक है। अब इसमें है क्या हमादा मरुस्थल में, चट्टानी है तो चट्टानों वाला, तो चुन्ना पत्थर, कौन सा है, चुन्ना पत्थर, और ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट है ना, जालोर में निकलता है, ग्रेनाइट सिटी कहते हैं जालोर को, ठीक है। और बलुआ पत्थर, और कौन सा है, बलुआ पत्थर, आपको पता ही है जोधपुर और जैसलमेर में बलुआ पत्थर निकाला जाता है, ठीक है। बलुआ पत्थर ये जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब ये क्या हुआ कि वैसे तो भाग इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये भाग इम्पोर्टेंट है किसके लिए, सौर ऊर्जा के लिए। किसके लिए, क्यों, क्योंकि इसमें पाई जाती हैं चट्टानें, और चट्टानें क्या होती हैं, जल्दी गर्म और जल्दी क्या हो जाती हैं, ठंडी, गर्म भी जल्दी और ठंडी भी क्या हो जाती हैं, जल्दी। इसलिए एक संस्था है राजस्थान की, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, अक्षय, आपने सुना होगा नाम, अक्षय ऊर्जा निगम, अक्षय ऊर्जा निगम, अक्षय ऊर्जा निगम, अक्षय ऊर्जा निगम। इसकी स्थापना हुई थी मेरे साथियों 2000 में। कब हुई थी, 2000 में। इसके नाम से ही है अक्षय, यानी कि जिस ऊर्जा का क्या नहीं हो, क्षय नहीं हो, क्या नहीं हो, क्षय नहीं हो, यानी कि गैर परंपरागत हो, ठीक है, जिसका नवीनीकरण किया जा सके, ठीक है। ये जो है वो राजस्थान की दो संस्थाएं, एक तो थी REDA, रेडा, इसकी स्थापना हुई थी 1985 में, ठीक है। एक थी RPCL, इसकी स्थापना हुई थी 1995 में, यानी कि 10 साल में गैप में, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है, राजस्थान एनर्जी, 2 मिनट लिख देते हैं हमने, राजस्थान ऊर्जा विकास प्राधिकरण, प्राधिकरण, ठीक है, प्राधिकरण, ठीक है। राजस्थान ऊर्जा विकास, राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है, राजस्थान पावर कारपोरेशन, कारपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। इसका इंग्लिश में नाम आपको याद रखना है। इन दोनों संस्थाओं ने क्या किया कि इनसे काम नहीं हो रहा था सही, या मानो कि दोनों संस्थाएं ज़्यादा हो गई थी, इसलिए इन दोनों को क्या किया, इकट्ठा कर दिया, और कौन सा निगम बना दिया, अक्षय ऊर्जा निगम। और इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है, जयपुर में है। अब इसका काम क्या है, भी अपने तो कर तो थार का मरुस्थल रहे हैं, लेकिन थार के मरुस्थल में सर्वाधिक अक्षय ऊर्जा के ही भंडार हैं, सौर ऊर्जा के, पवन ऊर्जा के, सौर ऊर्जा के भंडार हैं। और जो पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का जो बचाने का काम करती है वो अक्षय ऊर्जा विभाग करता है, जिसकी स्थापना 2000 में होती है, जिसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, जयपुर में है, ठीक है। ये दो संस्थाएं, भूतपूर्व में राजस्थान में 2 संस्थाएं चल रही थी, एक संस्था का नाम था रेडा और एक संस्था का नाम क्या था, RPCL, RPCL था, ठीक है। अब उनका जो नाम था, ठीक है, ठीक है, इसने क्या किया, अक्षय ऊर्जा निगम ने, किसने, अक्षय ऊर्जा निगम ने इस भाग में, यानी कि किसमें, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर में, ठीक है, त्रिकोण, उसको ऊर्जा सर्किट भी कहेंगे, सोलर सर्किट भी कहेंगे अपने, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर SEEZ, इसका नाम सुना होगा, ठीक है, SEEZ, SEEZ, ठीक है, सोलर एनर्जी, 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 2 मिनट, हाँ, SEEZ, ठीक है, सोलर एनर्जी, एनर्जी एंटरप्राइजेज, एंटरप्राइजेज,
जेज जोन स्थापित कर दिया। क्या स्थापित कर दिया? जोन स्थापित कर दिया। यानी कि ये सोलर के लिए क्या हो गया, जो है ये वाला भाग, यानी कि पोखरण, फलोदी और बालोतरा। आप यूँ भी याद कर सकते हैं, पोखरण, फलोदी, बालोतरा। आप उल्टा त्रिभुज भी बना सकते हैं, ठीक है। इसको क्या घोषित कर दिया? सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन घोषित कर दिया। किसने? अक्षय ऊर्जा निगम ने। किसने? अक्षय ऊर्जा निगम ने। अक्षय ऊर्जा निगम का काम क्या है? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ाना। उद्देश्य है उसका गैर ऊर्जा परंपरागत स्रोतों को बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा। उसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है? जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में है। चलें आगे, थोड़ा और आगे देखते हैं। इसलिए जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर को तो सोलर सर्किट, कौन सा सर्किट? सोलर सर्किट आएगा आगे। जब पर्यटन किया जाएगा ना, ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा के खनिज, तब वहाँ आएगा कि सोलर सर्किट कितने ज़िलों में है। तो वर्तमान में तो 4 जिलों में है। जब बना तब कितने ज़िलों में था? 3, जो आपके सामने। चौथा जिला इसमें बीकानेर और डाला है, अभी डाला है। करंट जीके का हिसाब है, 2000 के बाद में इसको डाला, 2015 के बाद में। पहली बात 2015 के बाद में बीकानेर को भी सोलर सर्किट में डाला गया है, ठीक है। तो सेज स्थापित होगी। सेज नहीं, SE, एक तो SEZ है, राजस्थान में काम करता है, पूरे भारत में काम करता है। एक SEEZ, ये सीज है, ठीक है। सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेज जोन स्थापित कर दिया। कहाँ पर? हमादा मरुस्थलीय क्षेत्र में। कहाँ पर कर दिया? हमादा मरुस्थलीय क्षेत्र में। अब अपने क्या करते हैं कि मरुस्थल के प्रकार देखते हैं, कि इतनी बार अपने हो गए पढ़ते हुए कि मरुस्थल के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। मरुस्थल के प्रकार, उसको किस प्रकार से अपने बांट सकते हैं। जैसे अपने हमादा पढ़ा, हमादा, तो हमादा कौन सा है? चट्टानी मरुस्थल है। जहाँ जहाँ चट्टान मिलती हैं वो चट्टानी मरुस्थल है, ठीक है। इरग कौन सा है? इरग, 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 ठीक है। और जो इरग है वो है संपूर्ण मरुस्थल। तो राजस्थान का संपूर्ण मरुस्थल है ना, उसे अपने इरग कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं? इरग। हमादा चट्टानी मरुस्थल है, इरग। और एक है रेग, और है एक रेग। अब रेग से तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। राजस्थान के निवासी हो। रेग राजस्थानी भाषा का मशहूर शब्द है, मिक्सचर को कहते हैं। किसे कहते हैं? मिक्सचर को। रेग, रेगी मारना, हाँ। तो रेग, और रेग क्या है? हमादा के चारों ओर, हमादा के चारों ओर, यानी कि वहाँ पर रेत भी है और चट्टान भी है, इसलिए इसको किसकी संज्ञा दी जाती है? मिश्रित मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है। ये तो मरुस्थल के प्रकार थे। और अपन ये देखा कि सोलर एनर्जी प्लांट, और उसके बाद में मरुस्थल के प्रकार। अब अपने आगे करते हैं मेरे साथियों, और एक और है, हाँ यही कर लेते हैं, लघु मरुस्थल। लघु मरुस्थल, ये जो लघु मरुस्थल है वो कच्छ से बीकानेर तक फैला हुआ है, यानी कि छोटा लघु मरुस्थल कहते हैं। ये प्रश्न आज तक आया नहीं है वैसे, लेकिन बहुत बढ़िया ऑथेंटिक किताब है, उसके अंदर लिखा हुआ था, तो अपन ने ही पकड़ लिया कि लघु मरुस्थल। हो सकता है कल को प्रश्न आ जाए कि लघु मरुस्थल किस किस के बीच में फैला हुआ है, तो कब आया लघु, इसे याद कर लेना आप। कच्छ से बीकानेर के बीच में लघु मरुस्थल है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे भूभाग की, और उसका नाम क्या है? बालुका मुक्त प्रदेश। बालुका मुक्त प्रदेश। मुक्त का मतलब है मुक्त, सॉरी युक्त, युक्त, मुक्त अपने कर ही लिया, हाँ सॉरी भी, मुक्त प्रदेश, युक्त प्रदेश, ठीक है। अब युक्त प्रदेश है जिसमें बालू का स्तूप पाए जाते हैं, रेत के टिल्ले पाए जाते हैं, चट्टानी नहीं पाए जाते, रेत के टिल्ले पाए जाते हैं। ये है कितना? तो ये है अपने आप ही थोड़ी देर पहले ही देखा 58.50%, 58.50% है। कौन है? बालू का मुक्त क्षेत्र, बालू का युक्त क्षेत्र, युक्त सहित, बालू का सहित प्रदेश है, ठीक है। अब ये क्या है? ये है, ये प्रश्न आया हुआ है अभी, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, वर्षा
रेखा के पश्चिम में है, पश्चिम में है। जो 25 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है ना, उसके पश्चिम में स्थित है। कौन सा? बालू का मुक्त क्षेत्र, उसके पश्चिम में स्थित है। ठीक है, 25 जो सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा उसके पश्चिम में स्थित है। अब इसके देखो ये करते हैं अपने यूँ, ये है अपना राजस्थान, ठीक है, ये है गंगानगर। कौन सा है? गंगानगर। ये हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ के पास ये चूरू है, और ये बीकानेर है। ठीक है, ये क्या है? बीकानेर। तो इन 4 जिलों में यहाँ भूमि पाई जाती है, इसी मरुस्थल में, इसी मरुस्थल में एक भूमि पाई जाती है। उस भूमि को कहते हैं थड़ी, थड़ी पाई जाती। तो कई बार पूछ लेता है कि थड़ी जो है वो कौन से भूभाग में पाई जाती है? तो थड़ी जो है वो बालू का युक्त प्रदेश में पाई जाती है, और ये 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के क्या है? पश्चिम में है। किस में है? पश्चिम में। ये वाला जो भाग है इसके पश्चिम में, ये है ना, ये यहाँ तो क्या था? हाँ, इसके पश्चिम में यहाँ बड़ा जो भाग है यहाँ पाया जाएगा। ठीक है, समझे आप? चलते हैं आगे। ठीक है, तो ये थड़ी समझ गए आप। तो थड़ी कहाँ पर है? गंगानगर दक्षिणी प्लस हनुमानगढ़ दक्षिणी और बीकानेर उत्तरी और चूरू उत्तरी, और चूरू उत्तरी एक विशेष प्रकार का भूभाग बनता है जिसे थड़ी कहते हैं, यानी कि नीचे का भूभाग है जिसे थड़ी कहते हैं। वैसे हम भी जो हैं वो थड़ी में रह रहे हैं, रावला गरसाना अनूपगढ़ वाले जो भूभाग के हैं वो थड़ी में रह रहे हैं। जो लूनकन सर वाला भाग है वो भी थड़ी का ही भाग है, खजोड़ा भी थड़ी में ही है मेरे साथियों। चूरू का जो सालासर है, तत्तार, ये क्या बोलते हैं उसको, सरदार शहर है, लाखोवाड़ी है, ये कहाँ पर है? थड़ी के अंदर। ये नीचे हैं, नीचे भाग हैं, जाओ आवश्यकता कर, इतने ऊंचे नहीं हैं। ठीक है, अब इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? तो इसका विस्तार है जैसलमेर में, इसका विस्तार की बात कर रहा हूँ, थड़ी के विस्तार की बात इधर हो रही है। जैसलमेर में, बाड़मेर में, जैसलमेर, बाड़मेर, और गंगानगर का भी कुछ भाग शामिल है, सुरतगढ़ है, रावतसर है। ठीक है, बीकानेर में और जोधपुर में थोड़ा बहुत जोधपुर में। ठीक है, ये वाले जो भाग हैं या ज़िले हैं उनमें क्या पाया जाता है? बालू का युक्त प्रदेश भी देखने को मिलते हैं। चलो आगे चलते हैं थोड़ा और, कि बालू का बनते कैसे हैं, बालू का निर्माण, बालू का निर्माण। और जो बालू का निर्माण है उसको अपने 2 भागों में बांट लेते हैं। कितने भागों में बांट लेते हैं? अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांट लेते हैं। एक है पवनों द्वारा या पवनों से निर्मित, पवनों से निर्मित, और एक है आकृति से, यानी कि किसी के पास लग गया, या मान लो रेत बैठने लग गई, या रेत मान लो कि जमने लगी, उसके आधार पर। तो आकृति के आधार पर निर्माण। ठीक है, आकृति के कारण या पवनों की दिशा की या गति के कारण। तो पवनों से निर्मित या दिशा से निर्मित या गति से निर्मित, और ये आकृति के कारण, क्योंकि विशेष आकृति होती है ना, उसके कारण जो निर्मित होते हैं। जैसे तारा है, जैसे सब्बर खाफिज है, जैसे पैराबोलिक, झाड़ियों से बनते हैं, तो झाड़ियों की आकृति के अनुरूप बनते हैं। आई बात समझ में? वो बनेंगे पवनों के विरुद्ध। अब इसकी बात करते हैं पवनों वाले की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? पवनों वाले की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो पवनों से जो निर्मित होकर बनते हैं वो एक है अनुदैर्ध्य। कौन सा है? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। कौन सा बालू का स्तूप है? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। अब बनता कैसे है? देखो, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप पवनों की दिशा के अनुरूप बनेगा, पवनों की दिशा के अनुरूप। ठीक है, ठीक है जी। पवनों की दिशा के क्या बनेगा? अनुरूप बनेगा, या पवनों की दिशा में बनेगा। ठीक है, अनुरूप या दिशा में। इसलिए इन्हें अनुदिश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुदिश, अनुदिश स्तूप भी कहते हैं। किन्हें?
ठीक है, ये बनते हैं एक रेखा में। किसमें बनते हैं? रेखा में बनते हैं, इसलिए रेखीय स्तूप। कौन से स्तूप भी कहते हैं? रेखीय स्तूप। और हवा के समानांतर बनते हैं तो इन्हें समांतर स्तूप भी कहते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ कि इन्हें हवा के अनुदिश बनते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? अनुदिश कहते हैं। हवा के रेखा के अनुसार बनते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? रेखीय कहते हैं। और समांतर बनते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? समानांतर कहते हैं। अब इनका है मेरे साथियों विस्तार। किनका? अनुदैर्ध्य का। इसका है विस्तार, और विस्तार की बात यूँ है तो ये है जैसलमेर में। सर्वाधिक कहाँ पर है? लगभग जैसलमेर में। उसके बाद में जैसलमेर में तो है ही अनुदैर्ध्य, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले बालू का स्तूप हैं, रेखीय हैं, एक ही रेखा में बनते हैं। जैसलमेर, बीकानेर, कहाँ पर है? बीकानेर। अगर जैसलमेर जहाँ जहाँ बालू का स्तूप में आएगा, और बाड़मेर, और कौन सा है? बाड़मेर, और उत्तरी जोधपुर, उत्तरी जोधपुर। ठीक है, उत्तरी जोधपुर कौन सा है? उत्तरी जोधपुर में बनते हैं। तो इनका विस्तार जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और उत्तरी जोधपुर में देखने को मिलता है। एक शोर नाम का विद्वान हुआ। किस नाम का? शोर, SOAR, शोर। ठीक है, उन्होंने, ये नहीं है, इसका ही है, इन्होंने अनुदैर्ध्य को, किसे? अनुदैर्ध्य को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। ठीक है, कई बार पूछ लेते हैं ये भी। एक है सीप, कौन सा है? सीप या सीप। एक कौन सा है? सीप। और एक है वनस्पति युक्त, वनस्पति युक्त। और एक है पवनाभिमुखी, पवनाभिमुखी। ठीक है, पवनाभिमुखी है ये, पढ़ना, पवनाभिमुखी। ठीक है, पवनाभिमुखी, पवनाभिमुखी है। आई बात समझ में? तो शोर नामक विद्वान, जो शोर नामक एक यानी कि जोग्राफर हुआ था, उसने कब बांटा? तो 79 में। कब बांटा? 79 में। ठीक है, 1979 में क्या किया? किन को बांटा? 79, सॉरी 89 मेरे जन्म के आसपास। ठीक है, तो 89 में बांटा। अनुदैर्ध्य सीप, वन युक्त, वनस्पति युक्त और पवनाभिमुखी भागों में बांटा। ये तो था अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य को बांटा। अनुदैर्ध्य क्या है? पवनों की दिशा के अनुदिश चलते हैं, रेखीय चलते हैं। आगे चलते हैं, एक दूसरा इसका प्रकार, किसका? पवनों की दिशा में बनने वाले, और वो है अनुप्रस्थ। कौन से हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ये कैसे बनते हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। वो तो पवनों की क्या हो रहे थे? दिशा में बन रहे थे, और ये पवनों की दिशा के क्या बनेंगे? समकोण बनेंगे, लंबवत बनेंगे मेरे साथियों। क्या बनेंगे? लंबवत। जैसे इधर से हवा आ रही है तो ऐसे बनेंगे। ठीक है, तो समकोण पर। ठीक है, पवनों की दिशा के क्या बनेंगे? समकोण पर बनेंगे। वो बनेंगे ऐसे, ये पवनों की दिशा है। ठीक है, तो पवनों की दिशा के अनुरूप बनते चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो पवनों, अनुप्रस्थ जो बालू का स्तूप है वो पवनों की दिशा में क्या बनेंगे? अनुरूप बनेंगे। क्या बनेंगे? अनुरूप बनेंगे। अच्छा, उसके ऊपर ना एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। कि उसने प्रश्न पूछा, सीफ क्या है? उसने तो सीधा सीफ डाला। ठीक है, नेट ज्योग्राफी का एग्ज़ाम है ये। ठीक है, जो ज्योग्राफी से नेट देते हैं उनके लिए क्वेश्चन आया था, सीफ क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन देखना आप, अनुदैर्ध्य स्तूप, ठीक है, रेखीय स्तूप, और सी नंबर है समानांतर स्तूप, समानांतर स्तूप। ठीक है, और डी नंबर था अनुप्रस्थ स्तूप, अनुप्रस्थ स्तूप। ठीक है, अब इसके ऑप्शन सुनो। कूट जिसे कहते हो आप। ठीक है, कूट 1 नंबर ए बी, 2 था ए बी सी, 3 नंबर था बी
सी और 4 नंबर था डी। ठीक है, तो बताओ इसका कौन सा होगा? इसका 2 होगा, क्योंकि ये भी है, ये भी है और ये भी है, क्योंकि उसने तो अनुदैर्ध्य स्तूप को बांटा ना। अनुदैर्ध्य स्तूप को किसने? शोर ने 89 में, ठीक है, 1989 में बांटा था। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन होगा, डी नहीं होगा। डी तो अनुप्रस्थ है, क्योंकि वो क्या है? सीप नहीं है, वो क्या है? बालुका के समांतर बनते हैं। किसके समांतर बनते हैं? बालुका के समानांतर बनते हैं। चलते हैं आगे। ठीक है, आगे क्या? उसी पे चलते हैं, यानी कि इस पर। तो समकोण और इनका है विस्तार। इनका क्या है? विस्तार। तो इनका विस्तार है जोधपुर में, बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में और बाड़मेर में। और कहाँ पर है? बाड़मेर में। ठीक है, जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर में देखने को मिलते हैं। वैसे जो अनुप्रस्थ हैं समकोण पर काटते हैं, तो समकोण पर बरखान भी काटते हैं मेरे साथियों। तो सूरतगढ़ में, चूरू में, ये उसके प्रकार के आधार पर सूरतगढ़, चूरू, जैसलमेर भी आएगा, थोड़ा बहुत जैसलमेर में भी अनुप्रस्थ बनते हैं, क्योंकि हवा के समांतर ही बनेंगे। रेखीय स्तूप बहुत कम है, लेकिन अनुप्रस्थ बालुका स्तूप ज़्यादा हैं, बरखान कहते हैं उन्हें। ठीक है, तो जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, सूरतगढ़, चूरू। चूरू का एक स्थान है बालेरी। कौन सा है? बालेरी। ठीक है, एक रावतसर भी अपने गंगानगर का। कौन सा है? रावतसर। कौन सा है? रावतसर भी है, जैसलमेर भी है। इनमें क्या पाए जाते हैं? बालुका स्तूप पाए जाते हैं। और ये मित्रों क्या करते हैं? गति करते हैं। ये गतिशील है। ये क्या है? गतिशील है, क्योंकि समकोण पर बनेगा, ऐसे बनेगा ना, तो हवा इनको क्या करती है? आगे से आगे बढ़ाकर ले जाती है। ठीक है, ये है गतिशील। आगे बात करते हैं। अगला जो 3 नंबर है पवनों की दिशा में बढ़ने वाला, वो है बरखान। कौन सा है? बरखान, बरछान। ये तो सभी ने पढ़ा ही होगा, बरखान या बरछान। इसी को पढ़ते हैं अपने। सबसे जो किताब लेके आते हैं ना, कोई भी बुक्स लेके आए तो अपने इसी को पढ़ते हैं सबसे पहले, है ना। और 1-2 लाइनें भी यही होती हैं, जो ज्योग्राफी शुरू होती है ना, 1-2 चैप्टर इसी के होते हैं। बरखान के ऊपर डाल दिया, उसके ऊपर डाल दिया। ठीक है, चलो इसके विस्तार की बात करते हैं कि इसका है विस्तार। तो जहाँ जहाँ अनुप्रस्थ पाए जाएंगे, जहाँ जहाँ अनुप्रस्थ बालुका स्तूप पाए जाएंगे, वहाँ ये भी पाए जाएंगे, क्योंकि अनुप्रस्थ बालुका स्तूप से ही इनका निर्माण होता है। तो मेरे मित्रों, बालेरी, बालेरी, चूरू। कौन सा है? बालेरी, चूरू के अंदर। ठीक है, रावतसर के अंदर, रावतसर। ठीक है, रावतसर ये अपना सूरतगढ़ के जो पास है। सूरतगढ़, सूरतगढ़ में बहुत यातायात में मिलते हैं। ठीक है, सूरतगढ़ में, बालेरी में। ठीक है, उसके अलावा बालोतरा में। कहाँ पर? बालोतरा और ओसिया दोनों में। बालोतरा, ओसिया, बालोतरा, ओसिया जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। ओसिया धाम कहाँ पर है? जोधपुर में। सचिया माता को समर्पित जो मंदिर है वो यहीं है, ओसिया। लेकिन अपने कल्चर की क्लास नहीं, कभी कल्चर की क्लास लगाएंगे तब अपने इसके बारे में जानकारी लेंगे। ओसिया कहाँ पर है? जोधपुर में। यहाँ क्या है? इनके भंडार क्या प्रकार देखने को मिलते हैं। एक और है करणी माता, करणी माता मंदिर के आसपास। और करणी माता का मंदिर अपने आप को पता ही है कहाँ पर है, तो देशनोक में, देशनोक में। ठीक है, देशनोक में। और देशनोक आपको पता है बीकानेर में है। ठीक है, रत्ती घाटी का शहर जो है उसके अंदर है। तो इसका बरखान का विस्तार, और बरखान का विस्तार बालेरी, चूरू, रावतसर, सूरतगढ़, बालोतरा, ओसिया, करणी माता, ये मिलान में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा मिलान में पूछे जाते हैं। कहीं न कहीं किसी एग्जाम में आया बालेरी, तब स्पेशल लगाया बालेरी। ठीक है, आगे चलते हैं। और क्या है? अब इसकी और विशेषता है, नवीन है, ये नवीन मृदा है। कौन सी मृदा है? नवीन। नवीन कैसे है? अब चाहे वो नदी से बने, चाहे वायु से बने, जल के अपर्दन से भी नवीन मृदा बनती है, क्योंकि नदी ऊपर के जल को, मिट्टी को उठा के नई बिछा देती है। इससे भी बनती है, क्योंकि ये पुराना है, इस स्थान से आया तो यहाँ मिट्टी आ गई, इसके ऊपर नई बिछ गई, फिर नई बिछ गई, तो ऐसे ये बड़ा होता चला जाता है। ठीक है, और इसे अर्धचंद्राकार स्तूप भी कहते हैं। चंद्राकार, कौन सा? अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार टीले भी कहते हैं। आई होगी बात समझ में, मैं आशा करता हूँ। आगे चलते हैं। और सर्वाधिक एक और है, इसके अंदर लिख लेते हैं अपने कि सर्वाधिक मरुस्थलीकरण, सर्वाधिक
मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी। अगर प्रश्न आए कि सर्वाधिक मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी कौन से स्तूप हैं, बरखान है, बालू का स्तूप या अनुप्रस्थ बालू का स्तूप या अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप या सीप, तो कौन सा होगा? बरखान होगा। कौन सा होगा? बरखान होगा। कौन सा होगा? बरखान। या कूट में दें आपको मिलान में तो अनुप्रस्थ सबसे ज़्यादा बरखान और दूसरे नंबर पर अनुप्रस्थ होगा। चलते हैं साथियों आगे। अब बात करते हैं आकृति के आधार पर बालू का स्तूप। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है। बालू का स्तूप आकृति के कारण, कि आकृति के कारण कैसे बनते हैं, तो आकृति के कारण बालू का स्तूप। बहुत डीप चल रही है क्लास अपनी, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। पटवारी के लिए, कांस्टेबल के लिए तो लाभदायक है ही है, पटवारी के लिए अति मोस्ट है। पटवारी के लिए अति मोस्ट। आप एक बार दो बार यानी कि 3-4 किताबों का सम्मिश्रण है। मैं आपको कभी बुक्स बताऊंगा, मेरे पास कितनी बुक्स मैं आपको दिखाऊंगा। इन किताबों से मैं आपको पढ़ाता हूँ, इन बुक्स से मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। हाँ, तो आकृति के कारण, किसके कारण? आकृति के कारण। आकृति के कारण जो स्तूप बनते हैं, बालू का स्तूप बनते हैं, बालू के या बालू का स्तूप बनते हैं। आकृति के कारण किससे बनते हैं? तो सबसे है पैराबोलिक। कौन सा है? पैराबोलिक। पैराबोलिक बालू का स्तूप। पैराबोलिक बालू का स्तूप। जो पैराबोलिक बालू का स्तूप है वो क्या है? वनस्पति के चारों ओर बनते हैं। जैसे मान लो कोई पेड़ पौधा है, उसके चारों ओर पड़ते हैं। बड़े होना चाहिए, पेड़ पौधा होना चाहिए वनस्पति के चारों ओर, वनस्पति के चारों ओर। इसे कहते हैं हेयर पिन बालू का स्तूप। हेयर पिन की आकृति में बनते हैं। ऐसे मान लो ये पेड़ है तो इसके चारों ओर ऐसे बन जाएंगे, तो हेयर पिन की भांति बनते हैं। किसकी भांति बनते हैं? हेयर पिन की भांति बनते हैं। और ये लगभग सारे ही मरुस्थल में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? सारे ही मरुस्थल में मिलते हैं। सारे ही मरुस्थल में देखने को मिलते हैं, ठीक है। सारे ही मरुस्थल में देखने को मिलते हैं, तो सारे मरुस्थल में, क्योंकि लगभग राजस्थान में क्या है, पेड़ पौधे तो एक आधा तो रुख होगा ही, एक आधा तो क्या होगा, वृक्ष होगा ही। उसके चारों ओर क्या होते हैं, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आपने देखा भी होगा, ठीक है। आप मान लो मरुस्थलीय क्षेत्रों में निवास करते हैं तो आपने देखा होगा एक छोटा सा पौधा होता है, उसके चारों ओर क्या होता है, रेत इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। इसीलिए जो मरुस्थलीय जो खेतों में आपने देखा होगा, जो मरुस्थलीय खेत है ना, उसके चारों ओर क्या करते हैं, मेड़बंदी करते हैं, ऐसे हवा की दिशा में करते हैं कि नहीं करते। फोगे काट के लगा दिए, आंकड़े काट के लगा दिए, है ना, ऐसे लगाते हैं ताकि वो रेत क्या होता है, यहाँ जमा हो जाता है ना, धीरे धीरे जमा होता चला जाता है और ये स्थान क्या रह जाता है, सुरक्षित रह जाता है। इसीलिए पैराबोलिक बालू का स्तूप आकृति के कारण बन रहे हैं, किसी आकृति के चारों ओर, वनस्पति के चारों ओर। आगे करते हैं किनका विस्तार संपूर्ण राजस्थान में मेरे साथियों। आगे करते हैं तारा स्तूप। कौन सा स्तूप? तारा स्तूप। तारा स्तूप ये तारा की आकृति के होते हैं। ये कोई विशेष नहीं है कि तारा की आकृति के, कि जरूरी नहीं है कि किसी पेड़ की लगें, बस के भी लग सकते हैं, किसी पत्थर के भी लग सकते हैं, लेकिन तारा के स्तूप के, यानी चारों पास से हवाएं चलेगी, चारों तरफ से हवा चले ना, तब क्या हो जाता है, बन जाते हैं। एक इधर से भाग निकली, एक इधर से, कुछ एक ऐसे मान लो कि डाबर डोले से बन जाते हैं, उसे तारा स्तूप कहते हैं। कुछ एक ऐसे बन जाते हैं, उसे तारा स्तूप कहते हैं, ठीक है। तो तारा स्तूप बन जाते हैं। अब इनका है विस्तार, तो इनका विस्तार है, देखना पिछली बार प्रश्न आया भी था कि तारा स्तूप सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलते हैं, तो सूरतगढ़ और मौनगढ़ में। कहाँ देखने को मिलते हैं? सूरतगढ़ और मौनगढ़ में देखने को ज़्यादातर मिलते हैं। कौन से? तारा स्तूप। कौन से स्तूप? तारा स्तूप कहाँ देखने को मिलते हैं? सूरतगढ़ और, ठीक है। आगे है सबर काफिज। सबर, ये प्रश्न पूछा गया था मेरे साथियों पुराने पेपर। आप, मैं आशा करता हूँ आप सबर काफिज, मैं आशा करता हूँ कि आप पुराने पेपर पढ़ते होंगे ना, तो पुराने पेपरों में ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो सबर काफिज जो है, छोटी जो झाड़ियाँ होती हैं, कौन सी झाड़ियाँ? छोटी झाड़ियाँ। छोटी झाड़ियों के चारों ओर, छोटी झाड़ियों के चारों ओर, ज़्यादा इनकी आकृति नहीं होती, कोई मान लो कि 10 फीट 15 फीट तक हो सकते हैं लंबे, ठीक है। और छोटी झाड़ियों के, जैसे मान लो ये छोटी झाड़ी है, तो इसके चारों ओर ऐसे बालू का स्तूप बन जाते हैं। उसे क्या कहते हैं? बालू का स्तूप, सबर काफिज कहते हैं। छोटी झाड़ियों के चारों ओर जो बनते हैं, यहाँ बहुत बनते हैं हमारे, इसके मान लो कि रावला के आसपास क्षेत्र में छोटा, जैसे मान लो फोगा है, छोटी मान लो कि मेरिकेट्स है, आंकड़े के चारों ओर बन जाना, फिर वो आंकड़ा चला जाता है, फिर वहाँ स्तूप बन जाता है बड़ा ना, फिर थोड़े दिनों में वो स्तूप वहाँ इकट्ठे होते होते रेत क्या होता है, तो स्तूप बन जाता है बड़ा। अगर उसको किसका प्रकार दें, अनुप्रस्थ का दें, किसका दें, वो आपको अध्ययन मान लो 1-2 दिन आप देखोगे, अध्ययन करोगे, तब आपको
पता चलेगा। आगे है नेटवर्क, कौन सा है? नेटवर्क। नेटवर्क, नेटवर्क तो आपको पता ही है, लगातार। लगातार छोटी झाड़ियों वाले सारे राजस्थान में पाए जाते हैं और ये भी सारे राजस्थान में पाए जाते हैं, क्योंकि लगातार बालू का स्तूप बनते रहते हैं ना, ऐसे ऐसे लगातार बालू का स्तूप बनते रहते हैं, उसे नेटवर्क बालू का स्तूप कहते हैं। ये तो थे आकृति के आधार पर, किसके आधार पर? आकृति के आधार पर बालू का स्तूप। चलो आगे चलते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ दूसरे प्रदेश की। देखिए अपन ने क्या क्या किया आज, अपन उसकी बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, राजस्थान की उत्पत्ति और थार के प्रदेश की उत्पत्ति, सबर का फेज, ये वाला ये वाला ये वाला, इसके ऊपर देखते हैं। शेप, मरुस्थल के प्रकार और ऊपर, हाँ ये वाला, ठीक है। तो ये तो अपने कर लिया पूरा, ये दोनों भी कर लिए। अब इसकी बात है किसकी? कि पश्चिमी अर्ध शुष्क प्रदेश, पश्चिमी अर्ध शुष्क प्रदेश की बात करते हैं अपने। किसकी बात करते हैं? पश्चिमी अर्ध शुष्क प्रदेश की बात करते हैं, ठीक है। तो पश्चिमी अर्ध शुष्क मैदान, पश्चिमी अर्ध शुष्क थार प्रदेश। थार के प्रदेश को अपने कितने भागों में बांट रखा? 2 भागों में। एक तो शुष्क प्रदेश जिसमें अपने अभी कर लिया, एक तो मुक्त है और एक युक्त है, ठीक है। और अब ये इससे कौन बांटता है? तो इसका जो निर्धारण होता है वो 25 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा, सम वर्षा रेखा द्वारा होता है। इसका निर्धारण किसके द्वारा होता है? 25 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा द्वारा होता है, ठीक है। किसके द्वारा होता है? 25 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा द्वारा होता है। इसे अपने कितने भागों में बांटा? वहाँ 4 भागों में बांट रखा था। कितने भागों में बांट रखा था साथियों? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में बांट रखा था, ठीक है। तो इसको अपने यूं देखते हैं कि हाँ, अपने यूं देखते हैं, ये है अपना राजस्थान, ये क्या है? राजस्थान। आपको हो गया हर बार राजस्थान की क्या होती है? शेप चेंज हो जाती है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। ये है शुष्क प्रदेश और ये है अर्ध शुष्क प्रदेश। ये कौन सा है? अर्ध शुष्क। इस अर्ध शुष्क को बांटते हैं अपने ना, तो ए, बै और शे, ठीक है। इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, ए, बै, शे और दे, ठीक है। ये अर्ध शुष्क प्रदेश है और ये जो रेखा है इसका नाम क्या है? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। कौन सी वर्षा रेखा है? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। तो यूं समझना, एफ और लूणी, सॉरी घगर, ठीक है। बै, शेखावटी उसके नीचे ही आता है ना, शेखावटी, ठीक है। से, नागौर और दे, लूणी। इन 4 भागों में अपने किसको बांटा था? पश्चिमी अर्ध शुष्क प्रदेश को बांटा था। आई बात समझ में? अब अपने बात करते हैं एक एक प्रदेश की। किसकी बात करते हैं? एक एक प्रदेश की, और उसका नाम है घगर बेसिन। बेसिन उसे कहते हैं किसी नदी द्वारा सिंचित भूभाग, उसकी हेल्पिंग रिवर यानी उसकी सहायक नदियों द्वारा और उसके द्वारा सिंचित क्षेत्र, उसे क्या कहेंगे अपने? क्या कहेंगे? बेसिन कहेंगे। किसी भी नदी का, चाहे वो अमेजन का है, चाहे वो नील का है, चाहे वो गंगा का है, ब्रह्मपुत्र का है, सभी का, ठीक है। तो ये कितने ज़िलों में? ये राजस्थान के उत्तरी भाग में, राजस्थान के उत्तरी भाग में तो बोले तो गंगानगर और HMG हनुमानगढ़ में, ठीक है। तो ये उत्तरी जो घगर बेसिन है वो कौन से में पाया जाता है? गंगानगर और हनुमानगढ़ में देखने को मिलता है। ये जो घगर नदी है वो प्राचीन सरस्वती नदी के अवशेष है, प्राचीन सरस्वती नदी के अवशेष हैं। किसके अवशेष हैं? प्राचीन सरस्वती नदी के अवशेष है। इसे खोजा किसने? तो ओलथम ने। किसने?
ओल्थम ने बताया। कब बताया? 1896 में। ठीक है, तो सरस्वती नदी के अवशेष खोजने का जो काम किया वो CL ओल्थम ने किया था 1896 में। 1896 में आपके लिए एक प्रश्न है, मैं प्रश्न बना के दे रहा हूँ आपको, यहाँ लिख नहीं रहा। 1896 में प्रश्न ये है कि 1896 में भारतीय कांग्रेस का समझते हो ना, ये वाली कांग्रेस नहीं, वो जब 1885 में स्थापना हुई थी जिसकी, 1896 में कौन सा सम्मेलन हुआ था, क्यों प्रसिद्ध है, वो आप कमेंट बॉक्स में डालना। 1896 में भारतीय इतिहास या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आधुनिक भारत का कौन सा सम्मेलन हुआ था, क्यों प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध? 1896 वाला बहुत प्रसिद्ध है, आप देखना। ठीक है, तो ओल्थम ने 1896 में क्या किया था, इसका अवशेष निकाले थे कि उन्होंने कहा था ये नदी भैया ये हो सकती है। इसके नाम है दवेश देवती नदी। ठीक है, घग्गर नदी तो है ही, हकरा, नाली और मर्द। अपने ज़्यादा नहीं कर रहे, इसको थोड़ा ही करेंगे क्योंकि नदी वाले पोर्शन में फिर इसे उठाना पड़ेगा। ये आंतरिक प्रवाह की नदी है। कौन से प्रवाह की नदी है? आंतरिक प्रवाह की नदी है। ठीक है, प्राचीन काल में, कौन से काल में? प्राचीन काल में इसे राजस्थान का, किसका? बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन है, याद रखना, राजस्थान का खुशहाल प्रदेश कहते थे। किसे? घग्गर बेसिन को। क्यों कहते थे? क्योंकि यहाँ चावल गेहूं की खेती की जाती थी। प्राचीन काल में राजस्थान का सबसे खुशहाल क्षेत्र जो था वो नदी, कौन सी नदी का था? घग्गर बेसिन था। कौन सा था? घग्गर बेसिन। आज भी अन्न का कटोरा है, क्यों है? इसी के कारण गंगानगर को अन्न का कटोरा कहते हैं ना, घग्गर बेसिन के कारण ही कहते हैं। गंगानगर को अन्न का भंडार कहते हैं ना, इसलिए कहते हैं। अब यहाँ मिट्टी कौन सी है? कौन सी? इसके मैदान में मिट्टी तो मर्दा, और मर्दा है जलोढ़। जहाँ जलोढ़ मर्दा होगी वो अपने आप में क्या होगा? समर्द होगा। जलोढ़ को अपने क्या कहते हैं? कछारी कहते हैं। और ICR के अनुसार इसे क्या कहते हैं? एल्फी सोल कहते हैं। ठीक है क्या? ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर फसलें कौन कौन सी होती हैं, क्योंकि फसलों के बिना उस क्षेत्र का वो नहीं होता। तो फसलें होंगी यहाँ पर चावल, क्योंकि जहाँ जलोढ़ मृदा होगी वहाँ चावल, वहाँ होगी गेहूँ, और वहाँ होगी सरसों, और वहाँ होगा चना, है ना, हनुमानगढ़ में सर्वाधिक चना होता है। ठीक है, और वहाँ होगी कपास, जिससे आप अपने यहाँ उत्तरी राजस्थान में सर्वाधिक नरमा, अपने नरमा कहते हैं ना, उसे अमेरिकन कपास कहा जाता है। कौन सी कपास कहा जाता है? अमेरिकन कपास, यानी अमेरिका द्वारा नरमे को विकसित करके, कपास को विकसित करके बनाया गया था नरमा। नरमा कोई वास्तविक वो नहीं है, संकर प्रजाति है नरमा। ठीक है, तो चावल, गेहूं, सरसों, चना और कपास पैदा की जाती है। और कपास में भी कौन सी? अमेरिकन कपास गंगानगर और हनुमानगढ़ में सर्वाधिक होती है। अमेरिकन कपास, जिसे आप पाकिस्तानी नरमा कहते हो, पाकिस्तानी नरमा है, वो नहीं है। वो तो क्या है, उसे पाकिस्तान नरमा तो इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु घाटी में सर्वाधिक हो रहा था प्राचीन काल में, वही तो नदी अपने पास है, इसलिए उसे पाकिस्तान नरमा। तो ठीक है, चल रहे हैं नरमा कह रहे हैं, अमेरिकन कपास कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा राजस्थान में ये नरमा एक जगह और होता है, वो प्रश्न मैं आपको ये दे रहा हूँ, ये लो प्रश्न लो आप। ठीक है, प्रश्न ये मेरे साथियों कि मालवी कपास, कौन सी कपास? मालवी कपास। देखो अमेरिकन कपास तो हनुमानगढ़ गंगानगर में हो रही है, मालवी कपास कहाँ पैदा होती है? ये लो ऑप्शन आपके हैं झालावाड़, बी नंबर है बूंदी नहीं, गंगानगर डालते हैं, गंगानगर, और सी नंबर है कोटा, और डी नंबर है HMG। ये दोनों हो गए, आपको बताना है इस प्रश्न का उत्तर, पेंडिंग में रहा, अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो घग्गर बेसिन गंगानगर हनुमानगढ़ में अमेरिकन कपास के लिए प्रसिद्ध है। ओल्थम ने सबसे पहले सरस्वती नदी के अवशेषों का पता लगाया था। एल्फीसोल, जलोढ़, कछारी मृदा पाई जाती है। फसलें कौन सी हैं? चावल है, गेहूं है, सरसों है, चना है और कपास है। खुशहाल प्रदेश कहते हैं, प्राचीन राजस्थान का सबसे खुशहाल प्रदेश कहते हैं। उस प्रश्न का उत्तर आप नेक्स्ट क्लास में दीजिएगा पक्का। ठीक है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बढ़िया से बढ़िया। अभी थार के मरुस्थल की एक क्लास और बाकी है, फिर अपने उसके बाद में इसके क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।